सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएस क्या है, सीडीएस के रोड मैप के बारे में। सीडीएस 1 2024 जो होने वाला है आपका 21 अप्रैल को, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कुल मिला के सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि सीडीएस क्या है, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है। और आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है सीडीएस रोड मैप, जिसमें आपको एग्जामिनेशन फॉर्म से लेके और मेडिकल फाइनल रिजल्ट तक जो होना है वो आपको बताया जाएगा। तो जिन लोगों को ये जानकारी ऑलरेडी है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। बाकी सीडीएस एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है 20 दिसंबर को रिलीज होने वाला है, तो उस टाइम पे खूब हल्ला मचेगा, तो मैं वीडियो पहले ही बना देता हूँ। और मैंने काफ़ी सब कुछ लिख लिया है कि आपको क्या क्या बताना है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीडीएस जो है कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, जो आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी चारों में जाने का मौका देता है। जो केवल ग्रेजुएट लोग होते हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एनडीए एग्जाम जो है वो 12th पास आउट के लिए होता है, जो लोग एनडीए से मिस आउट हो जाते हैं वो सीडीएस एग्जाम की तरफ रुख कर सकते हैं अपना, ठीक है। इसमें जो है गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वैकेंसी भी कम होती हैं और गर्ल्स केवल ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, है ना। और जो बॉयज़ हैं वो एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चारों के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात मैं आपको बता दूं, सीडीएस नंबर ऑफ़ सीट्स लगभग इंडियन मिलिट्री अकेडमी में आईएमए में 100 होता है, आईएनए नेवल अकेडमी में जो है 20-22 सीट आती हैं, एयरफोर्स अकेडमी में 32 के आसपास सीट आती हैं, और ओटीए में बॉयज़ के लिए ज़्यादा सीटें होती हैं, लगभग 120 के आसपास, और गर्ल्स के लिए जो है 17-18 सीट होती हैं। और इन सब में भी हर किसी के लिए जितनी भी सीट्स बताई हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए स्पेशल एंट्री होती है, तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं ऑलरेडी। यानी अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप जो है डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं बिना कोई रिटन एग्जाम क्वालिफिकेशन के। सीडीएस का जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होता है आपके, वैसे फाइनली 2 चरणों में होता है कि रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू के जस्ट बाद में आपको मेडिकल इंटरव्यू शुरू हो जाता है, आई मीन मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जैसे 21 अप्रैल को आपका रिटन एग्जाम है, तो उस दिन क्या होने वाला है वो सुनिए। फर्स्ट डे आपको 9 से 11, उसी दिन 21 अप्रैल को 9 से 11 आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है। उसके बाद में 1 घंटे का गैप होगा, आप बाहर डोलिए आराम से, फिर 12 बजे फिर आ जाइए 10 मिनट पहले। 12 से 2 आपका जो एग्जाम है वो जीएस का होगा, फिर उसके बाद में 1 घंटा बाहर डोलिए, फिर 3 से 5 जो है मैथ्स का एग्जाम होगा, ठीक है। ये सब जो है आईएमए, आईएनए, एएफए वालों के लिए है, और ओटीए वालों के लिए केवल ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में मैथ्स नहीं आता है, केवल इंग्लिश और जीएस का पेपर देके वो घर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओटीए में इंग्लिश और जीएस, और बाकी सब में मैथ्स भी इंक्लूड होता है। अब देखिए, इंग्लिश का जो एग्जाम होता है 120 क्वेश्चंस और 120 मिनट, यानी कि 2 आवर का एग्जाम है, और 120 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मार्क्स जो होते हैं ना वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो फिर पर क्वेश्चन जो है 0.83 मार्क्स का होता है, और -1/3 की होती है, यानी कि -0.27 मार्क्स आपके गलत आंसर पे कट जाते हैं, ठीक है। सेम जीएस में होता है 120 क्वेश्चंस 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में, और यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। अगर सही आंसर करोगे तो 0.83 मार्क्स मिल जाएंगे, जो टोटल करके 100 मार्क्स हो जाते हैं 120 क्वेश्चंस के, और एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो माइनस का 0.27 मार्क्स कट जाता है। मैथ्स में सिनेरियो अलग है। मैथ्स में जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन सही करने का 1 मार्क्स होता है, और नेगेटिव होगी आपकी तो 0.33 नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ओटीए 200 मार्क्स का होता है, इंग्लिश और जीएस, और आईएमए, आईएनए, एएफए ये जो होते हैं ये होते हैं 300 मार्क्स के, 100 इंग्लिश, 100 जीएस, 100 मैथ्स। तो फिर इनकी कट ऑफ में आपको लगभग मैं बता देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाए कि आप एसएसबी इंटरव्यू कब देंगे। तो एयरफोर्स के लिए जो लगभग कट ऑफ जाती है वो जाती है 300 में से केवल 150 मार्क्स, और पर ये केवल 150 मार्क्स लाने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप क्लियर कर सकते हैं। आईएमए के लिए यही एवरेज कट ऑफ जो है 135 के आसपास हो जाती है, 140 हो जाती है, कभी 130 के आसपास ही रहने जाती है, कभी कभी 127, इतनी कम भी रह जाती है ना। जो लेवल एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो लगभग है वो 140 होता है मैक्सिमम आईएमए का। और फिर उसके बाद में बात करते हैं आईएनए की, तो वो भी जो है 135 के आसपास ही आईएनए की कट ऑफ रहती है। ओटीए की कट ऑफ की बात करें तो 100 के आसपास रहती है हमेशा, मैन वुमेन दोनों की लगभग सेम होती है। तो ये जो है अगर आपने पास आउट किया है तो फिर आप जो है एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं।
OTA की कम इसलिए जाती है क्योंकि 200 में से है तो 100 के आसपास, और बाकी इसमें 50%। तो अगर आप 50% मार्क्स भी लाते हैं तो आप SSB दे सकते हैं, ठीक है। बाकी बाद में जो है मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो भी आई हुई हैं उनका भी मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे पहले दिन स्क्रीन आउट होता है, यानी कि बहुत सारे बंदों को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे 300 लोगों को बुलाया, उसमें से उन्होंने केवल 50 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते 300 में से, ठीक है। ज़्यादा मैंने 50 भी ज़्यादा बता दिए होंगे, और 50 बच्चों को फिर 5 दिन के लिए रखते हैं। फिर लास्ट डे में उस 50 बच्चों में से भी 2-3 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। ये सिनेरियो होता है 300 बच्चों में से जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करके गए हैं, वहाँ पे आपका ये हाल होने वाला है, ठीक है। फिर वो 2-3 बच्चे, जब मान लीजिए 5 बच्चे मैक्सिमम सिलेक्ट हो गए, मैक्सिमम 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो उसमें से 2 मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, तो 3 बच्चे ही रह जाते हैं कुल मिला के। और जबकि कुछ SSB में ऐसा भी हो जाता है कि 300 बच्चे गए, एक भी सिलेक्ट होके नहीं आया, केवल एक बंदे को सिलेक्ट किया, इतना भी होता है। कुल मिला के CDS एग्जाम में CT जब 340 के आसपास आती हैं, 330 के आसपास आती हैं, तो फिर वो और एग्ज़ाम जो है 4-5 लोग फॉर्म भरते हैं, तो आप देख सकते हैं यही सिनेरियो बनेगा। अच्छा, जैसे आपने 150 नंबर AFA के लिए, एयरफोर्स के लिए चाहिए आपको, और हर किसी एग्जाम की जो ना सेक्शनल कट ऑफ होती है। जैसे इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, मैथ्स में आपको 20 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, GS में आपको 20 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। जैसे आप मान लीजिए मैथ्स में 100 में से 90 नंबर ले आए, और इंग्लिश में भी आप 100 में से 80 नंबर ले आए, 170 मार्क्स हो गए, लेकिन GS में आपके 5 नंबर आए 100 में से, तो आप जो है फेल की कैटेगरी में आ जाएंगे, और आपका कोई भी एग्जाम जो है क्लियर नहीं हुआ है, आप SSB नहीं दे सकते। तो कुल मिला के सेक्शनल कट ऑफ भी है जो 20 मार्क्स है, बस इतना है, ठीक है। कभी कभी पेपर टफ आ जाता है, बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, तो मैथ्स का, GS का कम कर देते हैं, 17, 18, 10 कर देते हैं एक्चुअली, सॉरी। देखो सिलेबस जो, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो फिर इंग्लिश के लिए सिलेबस जो लिखा हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मतलब जो CDSE जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या सिलेबस लिखा हुआ है कि आपको बेसिक इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं बता रखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, कुछ नहीं बता रखा। वो जो है मैं इंग्लिश की अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगा, तब उसमें बताऊँगा कि कौन से टॉपिक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और वही आते हैं मैक्सिमम टाइम पे। GS में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करेंट अफेयर्स, साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 6 चीज़ें आती हैं GS में। शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, हिस्ट्री 20 मार्क्स की होती है अराउंड, जियोग्राफी 20 मार्क्स की, और करेंट अफेयर्स 20 मार्क्स की, साइंस जो है 30 मार्क्स, पॉलिटी 20 मार्क्स की, और इकोनॉमी जो है 10। मतलब एक नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सॉरी मैंने मार्क्स बोला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ही होते हैं, 20 20 20 30 10 20। तो साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, 30 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। और मैथ्स की बात करें तो फिर एडवांस मैथ जो है बहुत ज़्यादा भर के आती है। अगर आपने एडवांस मैथ्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, पूरी अच्छे से बताया हुआ है। एडवांस मैथ बहुत सारा आता है। मैथ्स में आपको बता दूं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, यही जो है 5 टॉपिक 80 मार्क्स के हो जाते हैं, और 20 मार्क्स का अर्थमेटिक होता है, शॉर्ट में इतना है। और जो CDS का ग्रेड पे है, वो भी हम सैलरी की बात कर लेते हैं, तो 5400 ग्रेड पे की सैलरी है, और लगभग आपके इन हैंड कुछ नहीं तो 85,000 तो मिनिमम होंगे ही। SSB जो है, जैसे AFA, IMA, INA 300 मार्क्स के एग्जाम है, तो इनका SSB भी ना प्लस 300 होता है, यानी कि 300 का भी SSB होगा। OTA जो है 200 का रिटर्न होता है इंग्लिश और GS, तो 200 का ही SSB होता है OTA में। वो लोग अपनी तरफ से नंबर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितने नंबर दिए गए हैं, हर टास्क के अलग अलग नंबर होते हैं, तो अगर आप स्क्रीन आउट होते हैं तो भी आपको फेल किया जाएगा, ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे, आपको कट ऑफ से कम ही होंगे आपके। अच्छा, यहाँ पे कुछ बंदे क्वेश्चंस करते हैं कि हम रिटर्न में 300 में से 250 नंबर ले आएँ और SSB में स्क्रीन आउट हो जाए और वहाँ पे 20 नंबर ही लाएँ, 270 पे कट ऑफ क्लियर रह गया। भाई कुछ नहीं होना है ऐसा। पहली बात तो 300 में से 250 किसी के नहीं आते हैं, 200 मैक्सिमम बंदे लाते हैं, कुछ 200 से भी ज़्यादा भी ले आते हैं, लेकिन SSB आपको पूरा क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना आपका एक नंबर भी कम देके वो आपको फेल ही कर देंगे। पता चले SSB में आपको 2 नंबर ही दिए हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छोड़ के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको अब बताता हूँ, आप वीडियो को देख लीजिए, है ना। IMA के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। देखो, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, ठीक है, अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं, या फिर आप जो है लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए, काम चल जाएगा। तो वन मोर थिंग गाइस, एक चीज़ और बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि IMA के लिए, OTA के लिए, INA के लिए, AFA के लिए, सब के लिए अलग अलग है। OTA मैन वुमेन के लिए और IMA के लिए, पहले वो सुनिए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, कोई मैटर नहीं कर सकता। और ग्रेजुएशन जो है, कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
बस आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए। 33% मार्क्स से भी आप पास है तो भी आप CDS एग्ज़ाम दे सकते हैं। एयरफोर्स FCAT एग्ज़ाम की तरह नहीं है जिसमें आपको 60% मांगे। CDS में ऐसा कुछ नहीं मांगते, बस आप पास आउट होने चाहिए। थर्ड थिंग है नेवल अकेडमी में। नेवल अकेडमी में जो है आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मस्ट है, होनी ही चाहिए नेवल अकेडमी के लिए। आपने BSc कर रखी है, BA कर रखी है, आप INA के लिए एलिजिबल नहीं है, आप IMA दीजिए, OTA दीजिए, ठीक है। थर्ड आता है, अच्छा INA में अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आते हैं एयरफोर्स अकेडमी का। इसका थोड़ा सा झमेला है, क्या है, अगर आपने BE कर रखी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो आप दे सकते हैं, एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है ना तो आप चारों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। पर मैंने क्या है BSc कर रखा है, तो अगर आपने BSc या BA कर रखा है तो आपका 12th में फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है एयरफोर्स अकेडमी के लिए, ठीक है। तो मैंने BSc कर रखा है और मेरे 12th में मैथ्स और फिजिक्स थी तो मैं एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हूँ, IMA के लिए एलिजिबल हूँ, OTA के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन जो है INA के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि उसमें जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मांगते ही हैं, ठीक है भाई। बस अब जो है एज लिमिट की जो है ना वो दिक्कत होती है, तो मैं CDS 1/2024 के लिए बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। और आने वाले नोटिफिकेशन में अगर कोई चेंज होगा तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पिछले 5 साल से जो चलता हुआ आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। IMA के लिए एज लिमिट जो है वो 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2 जनवरी भी इंक्लूड है इसमें और 1 जनवरी 2006 भी इंक्लूड है। अगर आप इतने के बीच में आ रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं IMA के लिए। INA के लिए भी सेम है, 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच के आप होने चाहिए। एयरफोर्स अकेडमी के लिए थोड़ा सा चेंज है, 2 जनवरी 2001 तो सेम है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी 2005 से पहले की होनी चाहिए, यानी कि आप 2006 में अगर आपका बॉर्न है तो आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और 2 जनवरी 2000 पहले है, यानी कि 1 जनवरी 2001 है तो भी आप एलिजिबल नहीं रहे हैं, आपकी एज लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, बधाई हो। लेकिन नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, आप OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OTA में जो है 1 साल नहीं 2 साल एक्स्ट्रा मिलती हैं। आप जो है नोटिफिकेशन है पिछली साल का, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, तो उसमें 2000 है तो 1999 से आपका एज काउंट हो जाएगा। ये 1/2023 का नोटिफिकेशन से मैंने कॉपी किया है। OTA के लिए आपकी एज लिमिट मैं आपको सही से बता दूं 19 से 25 होनी चाहिए, एयरफोर्स के लिए 19 से 23 होनी चाहिए, IMA INA के लिए आपको 19 से 24 में काम चल जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स के लिए 23, IMA INA के लिए 24 तक 19 से, और उसके बाद में OTA के लिए आप 25 तक एलिजिबल हैं अगर आपकी उम्र इतनी है, ठीक है। थोड़ी सी एक डिटेल और बता देता हूँ, CDS का एग्जाम जैसे साल में 2 बार होता है, अप्रैल में माह में और सितंबर में। 1 सितंबर को भी आपका CDS का एग्जाम होगा, 21 अप्रैल के बाद में उसका नोटिफिकेशन भी आपको मई में रिलीज हो जाएंगे। 20 अप्रैल से जो है 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए ताकि जो है सेंटर जो है फिल हो जाते हैं। फिर जैसे आपको कहीं भी भरना है तो वो अगर बहुत सारे बंदों ने भर दिया तो आपको सेंटर का वो चॉइस ही नहीं दिख रहा होगा, है ना, कहीं और आपको सेंटर भरना पड़ेगा, वहाँ एग्जाम देना जाना पड़ेगा फालतू में। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही CDS से रिलेटेड जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मैंने CDS का एग्जाम 5 बार दिया है, जिसमें से 4थे अटैम्प्ट मैंने रिटर्न क्लियर किया था। SSB की प्रिपरेशन करके आया था मैं, SSB दिया था, स्क्रीन आउट होकर आया था, तो ये सब जानकारी मेरे को अच्छे से, और ड्रीम भी था, ये बात अलग है, लेकिन SSC में जॉब लग गई तो ठीक है, बाय। आपको गाइड ही कर सकते हैं। धन्यवाद।